नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं नगमा। इस वक्त खबर आई है कि अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान भारत पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर पहले दिल्ली में उनका स्वागत केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किया है। 9 और 10 सितंबर को अबू धाबी के क्राउन प्रिंस भारत के दौरे पर हैं। सोमवार को उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी के साथ होगी और द्विपक्षीय बातचीत होगी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के न्योते पर क्राउन प्रिंस भारत आए हैं। भारत और यूएई के संबंध ऐतिहासिक रूप से घनिष्ठ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल के सालों में कई बार यूएई का दौरा किया है। 2015 में भी वो यूएई गए थे और उसके बाद से कई बार उनका दौरा हुआ है। हाल के सालों में भारत और यूएई के बीच राजनीतिक, व्यापार, निवेश, कनेक्टिविटी, ऊर्जा, टेक्नोलॉजी, शिक्षा और संस्कृति सहित कई क्षेत्रों में रणनीतिक साझेदारी पहले से ज्यादा गहरी हुई है। क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद के इस दौरे से दोनों देशों के बीच रिश्ते और मजबूत होंगे और उनके साथ यूएई की सरकार के मंत्री भी आए हैं। साथ ही एक बिजनेस डेलीगेशन भी आया है। दोनों देशों के बीच बायलैटरल संबंध मजबूत करने का लक्ष्य है। क्राउन प्रिंस साथ साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मिलेंगे और साथ ही महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर भी जाकर श्रद्धांजलि देंगे। हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी उमा शंकर सिंह। उमा, क्राउन प्रिंस अबू धाबी के क्राउन प्रिंस का ये जो दौरा है वो भारत और यूएई के संबंध के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव कदम साबित होगा। इसके पहले भी प्रधानमंत्री मोदी की सरकार में यूएई पर काफ़ी फोकस रहा है और प्रधानमंत्री खुद भी कई बार यूएई के दौरे पर गए हैं। तो इन दोनों देशों के बीच जो रणनीतिक साझेदारी है वो और कितनी मजबूत हुई है और इस दौरे से क्या उम्मीदें हैं? जी देखिए, आपने सही कहा कि 2015 के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो कई बार यूएई के दौरे पर गए हैं। तकरीबन 7 बार वो यूएई के दौरे पर गए हैं और इस साल फरवरी में भी वो गए थे, जो कि उस समय तक के 8 महीने में तीसरा उनका यूएई का दौरा था। और अब जब क्राउन प्रिंस के तौर पर पहली बार जो नाहयान है वो भारत के दौरे पर आए हैं, तो जाहिर सी बात है कि दोनों देशों के बीच के संबंधों को एक नया मुकाम मिलेगा। भारत और यूएई के बीच जो ट्रेड है वो 85 बिलियन डॉलर के आसपास, अमेरिकी डॉलर के आसपास पहुंच चुका है और हाल के वर्षों में तेजी से इसमें इजाफा हुआ है। कनेक्टिविटी को लेकर हमने देखा कि किस तरह से G20 के दौरान जो है एक सहमति बनी। भारत मिडिल ईस्ट और यूरोप कॉरिडोर को लेकर उस दिशा में भी जो काम है, जो बातचीत है वो आगे जारी है और ये परियोजना जब पूरी हो जाएगी तो भारत से यूरोप जाने का जो यात्रा में जो समय लगता है वो 40% तक उसकी कमी आएगी और जो लागत है उसमें 30% तक की कमी आएगी। तो ये भी जो एक मिडिल ईस्ट से भारत की जो मजबूत जो रिश्ते, जो संबंध बने हैं उसका एक जो नमूना है वो है। जब यहाँ पर क्राउन प्रिंस पहुंच चुके हैं, उनकी कल 11 बजे प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात है, 3:30 बजे वो राष्ट्रपति से मिलेंगे। तो इस दौरान जो है निवेश को लेकर, व्यापार को लेकर और साथ ही साथ जो कनेक्टिविटी है उसको लेकर और ज़्यादा समझौते होने की जो उम्मीद है वो जताई जा रही है। ये भी एक बड़ी बात है कि जो भारत है वो यूएई का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक है। ऊर्जा का तीसरा बड़ा जो खरीदार है वो भारत है और 2023 में ही दोनों देशों के बीच पहली बार जो भारत है उसने यूएई से भारतीय रुपये में जो कच्चा तेल है वो खरीदा। तो राष्ट्रीय मुद्रा में जो व्यापार का जो शुरुआत है वो दोनों देशों के बीच हो चुकी है और ये अहम कदम इसलिए भी माना जाता है क्योंकि जो एक डॉलर को लेकर जो अलग अलग समय पे दिक्कत आती है, खासतौर पे जिस तरह से हमने देखा है कि रूस के साथ व्यापार में प्रतिबंधों के चलते डॉलर को लेकर समस्या आ रही है, डॉलर में भुगतान को लेकर समस्या आ रही है। तो यूएई के साथ भारतीय रुपये में जो व्यापार है उसके जरिए भारत ये भी संदेश दे रहा है कि वो अपनी ऊर्जा संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए उन देशों के साथ राष्ट्रीय मुद्रा में व्यापार करने को तैयार है जिससे उसकी ऊर्जा संबंधी जरूरत पूरी हो। तो इस दौरे में देखना होगा कि क्या और बिग टिकट डील जो है वो होती है, लेकिन इतना जरूर है कि पहले दौरे के तौर पे, क्राउन प्रिंस के तौर पे पहला दौरा जो ये है नाहयान का, उसमें उस पर काफी निगाह टिकी हुई है और दोनों देशों के बीच संबंधों को एक नया जो स्तर है वो मिलेगा। बिल्कुल, शुक्रिया आपका उमा शंकर सिंह। ये सही है कि ये पहला दौरा है क्राउन प्रिंस का। यूएई के क्राउन प्रिंस जो हैं वो भारत के दौरे पे आए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 7 बार यूएई गए हैं। 2015 के बाद से ही लगातार उनका फोकस रहा है यूएई के साथ संबंध बेहतर करने के लिए और इस दौरे से भी उम्मीद है कि दोनों देशों के बीच में बिजनेस है, टेक्नोलॉजी है और जो
वहाँ पे जो एक दूसरे की करेंसी में ट्रेड है उसे लेकर बात बढ़ेगी और संबंध जो हैं वो मजबूत होंगे। तो बहुत अहम है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी और रणनीतिक साझेदारी से ये दौरा क्राउन प्रिंस का। तो अब राज्यों की जंग में बात हरियाणा की। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर काफ़ी सियासी सरगर्मियां तेज हो रही हैं। दोनों प्रमुख दल कांग्रेस और बीजेपी अपनी अपनी पहली लिस्ट जारी कर चुके हैं और उसके साथ साथ ही दोनों पार्टियां अपने अपने नाराज नेताओं को भी एक तरह से मनाने की कोशिश भी कर रही हैं और उनका सामना भी कर रही हैं। कुछ दावेदारों ने टिकट नहीं मिलने के बाद निर्दलीय उतरने का ऐलान किया है। हरियाणा चुनाव में निर्दलियों की वैसे काफ़ी अहमियत रही है। 90 सीटों वाली विधानसभा में पिछली बार भी जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे उन्होंने अपना दम दिखाया था और 7 सीटों पर इंडिपेंडेंट जीते थे। इस बार के चुनाव में भी कुछ सीटों पर निर्दलीय भारी हैं। अगर ये आंकड़ों में देखें तो पिछले चुनाव में 7 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीते थे। 4 सीटें ऐसी हैं जहां कम से कम 4 बार निर्दलीय ही जीते हैं। इस बार भी 4 सीटों पर ये निर्दलीय मजबूत दिख रहे हैं, जिनमें सीटें हथिन की हैं, नूह की हैं, पुंडरी और नीलोखेड़ी। इनमें निर्दलीय मजबूत हैं। हरियाणा चुनाव में इस बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच का जो गठबंधन है वो भी चर्चा में है। बातचीत और बैठकें चल रही हैं और दोनों दलों के नेता काफ़ी सकारात्मक बयान दे रहे हैं। हालांकि दोनों खेमों में कुछ नेताओं ने गठबंधन के खिलाफ भी आवाज़ बुलंद की है। इसके बावजूद ये लग रहा है कि गठबंधन हो सकता है, लेकिन बात फिर भी कहीं अटक ज़रूर रही है। कांग्रेस 5 सीटें देने को तैयार है, लेकिन आम आदमी पार्टी की मांग कुछ ज़्यादा है। आम आदमी पार्टी संख्या पर समझौते को तैयार है, लेकिन वो अपनी पसंद की सीटें मांग रही है। कुरुक्षेत्र में खबर है कि आम आदमी पार्टी 1 सीट चाहती है। कैथल जिले की कलायत सीट पर भी आम आदमी पार्टी अड़ी हुई है और सिरसा की रानिया और जींद सीट पर भी आम आदमी पार्टी दावा कर रही है। साथ ही दिल्ली से लगी 2 सीटें भी आम आदमी पार्टी चाहती है। कांग्रेस के साथ गठबंधन के खिलाफ जो नेता हैं उनमें आम आदमी पार्टी के सोमनाथ भारती हैं। कांग्रेस के सुरजेवाला भी आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन के खिलाफ हैं। तो कांग्रेस की तरफ से सुरजेवाला और आम आदमी पार्टी की तरफ से सोमनाथ भारती ये गठबंधन के खिलाफ है। आपके कुछ नेता सभी 90 सीटों पर लड़ने की भी बात कर रहे हैं। देर रात या फिर सोमवार तक दोनों दलों में समझौते की उम्मीद है। हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत के लिए जुड़ेंगे हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला और उनके अलावा 2 वरिष्ठ पत्रकार हैं, जगदीप संधू और राकेश गुप्ता हमारे साथ जुड़े हैं। लेकिन इस चर्चा से पहले बात विनेश फोगाट की, जो जुलाना सीट से कांग्रेस उम्मीदवार हैं। एनडीटीवी से उन्होंने ये खास बातचीत की है और बताया है बृजभूषण शरण सिंह के आरोपों पर पलटवार भी किया है। इस वक्त मेरे साथ विनेश फोगाट है, जिन्हें कांग्रेस ने जुलाना से टिकट दिया है। सीधा उनसे बातचीत करते हैं। मैम, ये जो आपकी कर्म भूमि है, वहाँ पे जिस तरीके से यहाँ के लोगों ने आपको एकदम बाहें खोल के आपका स्वागत किया है, महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे, देखकर कैसा लगा आपको? काफ़ी अच्छा लग रहा है और प्राउड फील हो रहा है कि ऐसे क्षेत्र में मेरी शादी हुई है और बिल्कुल गर्म भूमि है मेरी, और मैं चाहती हूँ कि इसको मैं इतनी ऊंचाई तक लेके जाऊँ जो मैं अपनी जन्मभूमि को लेके गई थी। बस प्राउड फील हो रहा है अपने आप पे कि मैं जो मान सम्मान, जो प्यार जो दे रहे हैं, जो छोटी छोटी बच्चियाँ मुझे देख के जो एक आशा फील कर रही हैं, वो देख के मुझे काफ़ी खुशी हो रही है। आपने खेल के मैदान में कई बड़े खिलाड़ियों के अपने दाव पे से छक्के छुड़ाए, उनको पटकनी दी है। अब जब सियासत में आप नई पारी शुरू कर रही हैं और जब ऐसे लोग आपको, जहां आपकी कर्मभूमि है, ऐसे लोग आप कितनी उम्मीद की निगाहों से देखते हैं, कितनी बड़ी चुनौती महसूस करती हैं? आप पॉलिटिक्स में नई हैं, तमाम बड़े नेता यहाँ पे आ रहे हैं जो आपके खिलाफ खड़े हो रहे हैं, कैंपेनिंग कर रहे हैं, उसको कैसे लेती हैं आप? सर देखिए, हम सच्चाई से लड़ने वाले खिलाड़ी हैं। खिलाड़ी हमेशा दिल से और मन से खेलता है। यहाँ भी मैं दिल और मन से खेलूँगी। मेहनत हमें करनी आती है, मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। और बाकी हमारे लोग हमारे साथ में है, हमारा पूरा समाज हमारे साथ में, 36 बिरादरी हमें सपोर्ट करी है। उनका आशीर्वाद, उनका प्यार रहेगा तो डेफिनेटली हम अच्छा करेंगे।
खेल के तौर पर अगर आप यहाँ विधायक बनती हैं या आप सरकार बनती मंत्री बनती हो, खेल के तौर पर आप जाहिर तौर पर काम करें, अन्य कौन से मुद्दे होंगे जिसको लेकर आप यहाँ कैंपेनिंग करेंगी और लोगों को विश्वास दिलाएंगी कि अगर आपको वो अपना विधायक चुनते हैं तो आप उनके लिए क्या करेंगी? क्योंकि यहाँ पे से जो पानी की समस्या है, जो बरसात का पानी खेतों से निकलता है वो समस्या है, उसको लेकर क्या करेंगे आप? अभी मैं जब रास्ते से आ रही थी तो लोगों को बिजली की समस्या हो रही थी। आज ही पहली बार मेरे को जब से आई हूँ मेरे को पता लगा कि बिजली की प्रॉब्लम हो रही है, तो मैंने उनको आश्वासन दिलाया कि बिल्कुल हम उसको ठीक करेंगे। और पहली समस्या तो यही होगी, उसको हल करना, बिजली की समस्या को हल करना। मुझे ऐसा लगता है कि एज ए इंसान मूलभूत सुविधा जो पानी, बिजली, खाना पीना, मकान, ये तो आपके पास सर्वाइव करने के लिए होना ही चाहिए, वो तो है ही है हमारा। सड़कें हमारा एक मेन मुद्दा रहेगी कि जब मैं आई हूँ मैं देख रही हूँ कि सड़कें उतना बेहतर स्थिति में नहीं है। और बाकी हम बहुत सारी चीज़ें हम बैठ के मैनिफेस्टो तैयार करेंगे और फिर हम आपको डेफिनेटली हम बताएंगे और आपसे दोबारा बात करेंगे, दोबारा मुलाकात करेंगे। एक आखिरी सवाल विनेश, कि आपने विश्व पटल पर देश का नाम बहुत रोशन किया और आप लंबे समय संघर्ष कर रही हैं, हमने जंतर मंतर पर देखा। उसके बाद जब बृजभूषण शरण सिंह जैसे लोग जब आरोप लगाते हैं कि पूरा जो आंदोलन था वो प्रायोजित था, पैसे लेकर किया गया और आप गलत तरीके से ओलंपिक में गई, इस पर आपकी क्या टिप्पणी मेरा है? एक ही जवाब है उसके लिए। जब हम जंतर मंतर पे पहली बार बैठे थे, आप उसका डिटेल निकलवाओ। जंतर मंतर पे बैठने की परमिशन बीजेपी के 2 नेताओं ने ली थी। उनके हर एक सवाल का जवाब उधर से ही है, वो उधर से ही खोज लेंगे। और रही बात ओलंपिक्स में जाने की, वो तो नियम पे अभी नहीं, उनकी बातों पे लोग विश्वास करेंगे। जो उन्होंने बोला था, ये ओलंपिक पहले क्या बोल रहा था कि एक भी लड़की सामने आ गई मैं फांसी खा लूँगा। कितनी लड़कियों ने केस किया? कुछ नहीं किया उन्होंने। वो बोलते थे कि नहीं ये तो अपने खेल में चीटिंग करके आगे जाना चाहते हैं, ये रूल बदलवाना चाहते हैं, ये नेशनल नहीं खेलना चाहते हैं, ये ट्रायल्स नहीं देना चाहते हैं। मैं नेशनल खेली हूँ, मैं ट्रायल्स दे के गई हूँ, ओलंपिक्स में मैं गई हूँ, मैं क्वालिफाई मैंने खुद से किया है, हर एक चीज़ वो की है जो वो बोल रहे हैं। और जो ये अब बोल रहे हैं इसको भी हम गलत साबित करेंगे। जो माननीय न्यायालय में जो कोर्ट में जो केस चल रहा है वो पूरे देश के सामने आएगा, वो छुपी हुई चीज़ें थोड़ी है। तो विनेश फोगाट के साथ ये एक्सक्लूसिव बातचीत एनडीटीवी की आपने देखी, जहां पर उन्होंने सारे सवालों का जवाब दिया और साथ ये भी बताया कि आगे वो अपने लोगों के लिए क्या करना चाहती हैं। मेरे साथ जुड़े मेरे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला, साथ ही जगदीप संधू और राकेश गुप्ता जी भी हैं। रवीश, पहले आपके पास, आप हरियाणा इलेक्शन कवर कर रहे हैं, वहाँ पर अभी भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच जो गठबंधन होना है उसके लेकर लगता है कि बात कहीं अटकी हुई है, तो वहाँ क्या चल रहा है? क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ही खेमे से कुछ नेता इसके विरोध में भी हैं। जी देखिए नगमा, अब तक सबसे ज़्यादा जो उम्मीदवारों की लिस्ट है वो बीजेपी की तरफ से आई है और उसके बाद में कांग्रेस ने 32 उम्मीदवारों की लिस्ट निकाली है। आम आदमी पार्टी ने अभी तक अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा नहीं की है। वो बार्गेनिंग कर रही है कांग्रेस के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लेने के लिए। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि वो अपनी पसंदीदा कुछ सीटों पर जो है वो अपनी उम्मीदवारी चाहते हैं। दरअसल आम आदमी पार्टी इसलिए भी ज़्यादा दबाव बना रही है क्योंकि आपने देखा कि बीजेपी की जैसे ही लिस्ट आई तकरीबन 7 पूर्व मंत्री समेत 7 लोगों ने इस्तीफा दे दिया और कहीं ना कहीं वो चुनाव लड़ने का मन बना चुके हैं। कुछ उसमें से निर्दलीय के तौर पर चुनाव मैदान में होंगे और कुछ इस उम्मीद में बैठे हुए हैं कि वो आम आदमी पार्टी के टच में रहें कि अगर उनको बीजेपी से अब टिकट उनको ना किया जा चुका है तो आम आदमी पार्टी से वो टिकट ले लें। आम आदमी पार्टी के भी जो सूत्र हैं वो यही, हरियाणा के कुछ लोगों से बात हुई है, उनका ये कहना है कि तकरीबन 30 से 35 जो उम्मीदवार हैं, अच्छे उम्मीदवार, कांग्रेस और बीजेपी को जो जिन लोगों ने ना कह चुके हैं वो उम्मीदवार भी उनके टच में हैं। तो उनका जो प्लान बी है आम आदमी पार्टी का वो तैयार है। लेकिन आम आदमी पार्टी के जो हरियाणा का नेतृत्व है वो ये चाहता है कि कांग्रेस के साथ में अगर उसका गठबंधन होता है तो वो इस चुनाव में, विधानसभा चुनाव में मजबूती के साथ में बीजेपी को टक्कर देंगे। और यही वजह है कि आज आपने देखा होगा कि राघव चड्ढा ने बातचीत के बाद में जब पत्रकारों से बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि उनको अच्छी खबर सुनाई देगी, लेकिन उन्होंने वक्त नहीं बताया। बातचीत चल रही है। आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को ये लगता है कि जल्दी ही जो है वो कोई ना कोई एक फार्मूला निकाल लिया जाएगा। कांग्रेस में जो है वो रणदीप सुरजेवाला और भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ये दोनों लोग नहीं चाहते हैं कि 2 से 4 सीटों से ज़्यादा इनको दिया जाए आम आदमी पार्टी को। तो ऐसे में अब दोनों तरफ से हार्ड बार्गेनिंग हो रही है। देखना होगा कि क्या कोई बीच का रास्ता निकलता है या नहीं। जी,
रवीश, धन्यवाद आपका। अब ये देखना है कि बीच का रास्ता क्या निकलता है। इस बीच जो हरियाणा में चल रहा है इस वक्त, जगदीप संधू जी हमारे साथ हैं और राकेश गुप्ता जी हमारे साथ हैं। जगदीप संधू, ये भी एक प्रॉब्लम वहाँ पर दोनों पार्टियों के लिए है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अपनी अपनी लिस्ट जारी की है, जो उम्मीदवारों की लंबी चौड़ी लिस्ट है, लेकिन उसमें नाराजगी भी है लोगों की, और इंडिपेंडेंट्स अच्छा करते हैं वहाँ पर कई सीटों पे। तो जगदीप जी, आपको इस बार क्या लग रहा है कि इसका खामियाजा दोनों पार्टियों को उठाना पड़ेगा? बीजेपी हो या कांग्रेस हो, दोनों में ही नाराजगी है और कई इंडिपेंडेंट्स अपने दावेदारी कर रहे हैं। नगमा, निश्चित तौर पे हरियाणा में बहुत से ऐसे उम्मीदवार हैं जो भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस से अपने प्रत्याशी बनने की उम्मीद रखते थे, लेकिन अब भी जैसे भारतीय जनता पार्टी की तो बड़ी लिस्ट आ गई है, कांग्रेस की अभी एक छोटी लिस्ट आई है, उसके बाद और ये भी जितनी भी लिस्ट आई है इसमें ये सारे सिटिंग एमएलए हैं ऑलमोस्ट। तो कांग्रेस की जो आगे की लिस्ट आएगी उसके बाद जो असंतुष्ट होंगे वो सामने आएंगे और अपना निर्णय करेंगे। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि बहुत सी ऐसी सीटें हैं जहां पे बहुत कैंडिडेट ऐसे हैं जो सशक्त हैं और उम्मीदवारी उनकी इंडिपेंडेंट के तौर पे अगर वो करेंगे तो लग सकता है कि हो सकता है। लेकिन हरियाणा में अब के ज्यादातर जो सेंटीमेंट है वो कांग्रेस के पक्ष में है। तो इस बार लगता नहीं है कि उतनी बड़ी मात्रा में जो निर्दलीय विधायक जीत पाएंगे। हो सकता है कि 5 तक ये सीमित हो जाए, 4 या 5 तक ये सीमित हो जाए। लेकिन हाँ, ये है कि निर्दलीय विधायक होंगे जरूर हरियाणा में। बहुत सी ऐसी सीटें हैं जहां हो सकते हैं। तो राकेश जी, ये कौन सी सीटें आपको लग रही हैं जहां पर निर्दलीय विधायक होंगे? और जो पिछली बार को देखें तो 7 लोग जीते थे इंडिपेंडेंट, वो कौन सी सीटें हैं जहां पर इंडिपेंडेंट मजबूत लगते हैं आपको? देखिए नगमा, सबसे महत्वपूर्ण जो सीट है वो पुंडरी की है। उस सीट का इतिहास रहा है कि निर्दलीय विधायक ही वहां से जीतते रहे हैं और जो किसी भी दल के जो उम्मीदवार रहते हैं वो वहां से हारे हैं। इसके अलावा जो पृथला सीट है, नैनपाल रावत वहां से जीत कर आए थे। और इसके साथ साथ रानिया सीट है, जो कैबिनेट मंत्री भी रहे मनोहर और नायब सिंह सैनी सरकार में, उनकी पोजीशन भी अपनी जगह पर ठीक है क्योंकि उन्हें टिकट नहीं दी गई। और बादशाहपुर, आप जानते हैं राकेश दौलताबाद वहां से लड़े थे और उनकी डेथ हुई, तो राकेश दौलताबाद की पत्नी जो हैं वो भी ताल ठोक रही हैं। और जो प्रभावी लोग थे जिन्होंने काम किया पार्टी में, कई ऐसी सीटें आ रही हैं, जैसे सुनने में ये आ रहा है कि संजय सिंह हैं जो सोना से, उनको टिकट नहीं मिली है तो वे भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। हालांकि अंतिम फैसला 1-2 दिन में होगा। कविता जैन है सोनीपत से, उनकी जगह जो किसी अन्य, जो वहाँ के मेयर थे पहले निखिल मदान, उनको टिकट मिली है। उन्होंने भी आज अपने समर्थकों के साथ बैठक की है, बड़ी बैठक की है, और 10 तारीख तक उन्होंने इंतजार करने के लिए कहा है। लक्ष्मण नापा कहते हैं कि छोड़ चुके हैं भाजपा को। तो ये कई जो भाजपा में इस समय बगावत के सुर आए, उनमें से कई लोग जो हैं, अभी 1-2 दिन रादौर से पूर्व मंत्री हैं ये करणदेव काम्बोज, वो भी ताल ठोकना चाहते हैं लेकिन इंतजार कर रहे हैं। और कालका से लतिका शर्मा हैं, पूर्व विधायक हैं भाजपा की, उन्हें इस दफा टिकट नहीं मिली है, वे भी चाहते हैं कि चुनाव लड़ा जाए। तो कुल मिला के 7-8 जो सीट्स हैं उन पर रोचक मुकाबला होगा। और या ये यूं कहें, निर्दलीय ना कहें, रेबल्स मान लेते हैं क्योंकि ये पार्टी के बागी हैं, भले कांग्रेस के हों। इसी तरह तो दोनों ही तरफ जो पार्टी के बागी हैं, वो कांग्रेस हो या बीजेपी, उनको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। अब ये यहाँ पे जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन होने की बात है, उसमें मामला कहाँ अटक रहा है जगदीप जी? जहां तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, उनकी जो अपनी पसंद की सीटें हैं उसमें कलायत की एक सीट है, और वो कलायत की सीट अनुराग ढांडा जो है आम आदमी पार्टी की, वो चाहते हैं। तो और वहां पे रणदीप सुरजेवाला ने जिनको ज्वाइन कराया था, श्वेता धुल, वो उसके लिए अड़े हुए हैं। इसी प्रकार से 2-3 सीटें और हैं जहां पे अलग अलग तरीके से उनकी बात नहीं बन रही। लेकिन जो मेरे सूत्र बता रहे हैं कि शायद आज रात को इस गठबंधन का ऐलान हो जाए और 5 सीटों पे इनका समझौता हो जाए। और तो नंबर, आप कह रहे हैं कि नंबर ऑफ सीट्स पे फिर भी बात बन रही है, लेकिन जो सीट कौन सी हो, पसंद की सीट है, वहां पे बात अटक रही है। वहां पे अटक रही है। और देखिए नगमा जी, हमेशा गठबंधन जब भी होता है सीटों पे कभी ज्यादा नहीं गठबंधन अटकते,
वो पसंद की सीटों के लिए गठबंधन में जो दरार पड़ती हैं वही होती हैं। और अभी जो यहाँ पे है, अब जैसे सुशील गुप्ता के लिए जींद की सीट के लिए बहुत पहले बता दिया गया था, जींद की सीट है, क्लायत की सीट है, उसके अलावा पेहोवा की सीट वो मांग रहे हैं, जहां से पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, उनकी पत्नी वहां से संबंध रखती हैं, वो उस सीट के लिए वो अड़े हुए हैं। तो इस तरह की कुछ सीटें हैं जिन पे वो अड़े हुए हैं और वो चाहते हैं कि वो सीटें उनको गठबंधन में मिले। लेकिन कांग्रेस का अपना एक रणनीतिक तौर पे एक फैसला होगा और लग ये रहा है कि 4 या 5 सीटों पे ये गठबंधन हो सकता है। और उसके अलावा भी नगमा जी, जैसे दूसरी पार्टियां हैं उनमें समाजवादी दल है, समाजवादी पार्टी के लिए भी 2 सीटों की सुनने में आ रहा है कि व्यवस्था हो रही है। उसमें एक सीट जो आप निर्दलीय की बात कर रहे थे, हथीन की, वो सीट उनको जा सकती है। दूसरी सीट सोना की जा सकती है, जो मुकेश जी ने बात की। और अगर हम वामपंथी दलों की बात करें तो इनकी भी पहले बात हो चुकी है, प्रदेश के नेतृत्व से भी बात हो चुकी है। सीताराम येचुरी क्योंकि बीमार है, उनकी और खड़गे जी की मुलाकात नहीं हुई, लेकिन ये लग रहा है कि शायद 2 सीटें उन वामपंथी दलों के लिए भी हो सकती हैं। तो गठबंधन का जो रूप है वो मुझे लगता है कि 8 से 10 सीटें हो जाएगा। ठीक है, पर राकेश जी, ये आपको लग रहा है कि बात बन जाएगी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में, और कांग्रेस मजबूत स्थिति में है और आम आदमी पार्टी की उसको वहां पर कितनी जरूरत लगती है आपको? देखिए, जो स्थिति है नगमा जी वो यही है कि कांग्रेस जो स्टेट का नेतृत्व है, राज्य का जो नेतृत्व है, वो नहीं चाहता कि आम आदमी पार्टी से समझौता हो किसी भी तरह से। और राहुल गांधी चाहते हैं कि जो उनका एक राष्ट्रीय स्तर पर इन दलों से समझौता है, क्योंकि आगे दिल्ली का चुनाव है, दिल्ली में उन्हें लाभ मिलना है इसका। तो ये अगर 4-5 सीट पर एग्री कर जाती है आम आदमी पार्टी, और जो कांग्रेस की मजबूत सीट हैं, जैसा कि संधू साहब ने बताया कि उन सीटों पे अगर वो एंडोमेंट रहती है तो समझौते कहीं ना कहीं मतलब फिर अड़चन आएगी। और इसके साथ साथ जो है आम आदमी पार्टी के अंदर भी एक जो तबका है वो यही कहता है कि 90 की 90 सीटों पर जो है आम आदमी पार्टी ने तैयारी की है। और सुशील गुप्ता का जो आज भी बयान आया है वो यही है कि उन्होंने यही कहा है कि अध्यक्ष होने के नाते वे यही कहना चाहते हैं कि 90 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने तैयारी की है। और जो केंद्रीय नेतृत्व कांग्रेस का है वो जानता है कि आम आदमी पार्टी ने पूरे प्रदेश में लोग पिछले 2 साल से काफी मेहनत की है, संगठन जो है उनका है, कहीं ना कहीं कार्यकर्ता भी हैं, तो विपक्ष की वोट ना बटे इसके लिए कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व चाहता है कि आम आदमी पार्टी से समझौता हो। आप जानते हैं लोकसभा में समझौता हुआ था, 1 सीट आम आदमी पार्टी को दी गई कुरुक्षेत्र की। कुरुक्षेत्र में 4 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे रही। और तब जब ये बात होती है हमारी कांग्रेस के नेताओं से तो उनका यही कहना है कि ये सीटें भी कांग्रेस के खाते की हैं। उसकी वजह ये है कि आम आदमी पार्टी वहां नहीं थी, तो नई थी, मतलब मेरा नहीं नई थी, तो ये जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने काफी जोर लगाया, जिसकी वजह से उन्हें ये रिजल्ट मिला। हालांकि जब अनुराग ढांडा ने एक दफा ये भी बात की थी कि कांग्रेस वर्कर्स ने साथ नहीं दिया, जिसके चलते सीट हारे हैं, जिसका खंडन सुशील गुप्ता ने स्वयं किया था। उन्होंने कहा था कांग्रेस के जो लोग हैं, संगठन के जो लोग हैं, उन्होंने काम किया और ऐसा नहीं है कि उनका सहयोग नहीं किया। तो इसलिए अगर आम आदमी पार्टी कुछ सीट्स को लेकर एंडामेंट रहती है, बिल्कुल अडिग रहती है, तो फिर ये समझौते में कहीं ना कहीं सवालिया निशान आएगा। आप जानते हैं कि पहले दौर की जो बातचीत थी उसमें तो ये लगभग निपट ही गया था समझौता कि नहीं हो रहा है, मीडिया में चर्चा आ गई थी। लेकिन अभी फिर दोबारा चर्चा शुरू है, जिस तरह से राघव चड्ढा जी ने भी कहा है कि अच्छी खबर देंगे। तो कुल मिलाकर तो उम्मीद है कुल मिलाकर कि ये अच्छी खबर आ जाए आज रात तक। और जो दोनों, जगदीप जी, टॉप लीडरशिप है दोनों पार्टी की, वो चाहती है, जैसा बता रहे थे राकेश जी भी, कि नहीं कोई चाहता कि विपक्ष के वोट बटे। हालांकि दोनों खेमों में कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि समझौता हो, पर ये उम्मीद है पूरी कि हरियाणा चुनाव में दोनों ही पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ेंगी। जी, मुझे ऐसा लगता है कि ये होगा, क्योंकि देखिए कांग्रेस का एक रणनीतिक फैसला भी हो सकता है कि त्रिकोणीय मुकाबला हरियाणा में ना बने, और उसको बचाने के लिए, क्योंकि अब जो प्लेटफॉर्म बचते हैं या जो राजनीतिक दल बचते हैं वो इनेलो और जैजप्पा है। जैजप्पा के बारे में तो लोगों का भरोसा बिल्कुल खत्म हो चुका है। इनेलो
के अंदर लोग कुछ जा सकते हैं जो असंतुष्ट होंगे, जो कांग्रेस में जिनको टिकट नहीं मिलेगी जी। या भारतीय जनता पार्टी से जिनको टिकट नहीं मिल रही। लेकिन वो इतना बड़ा मोर्चा या इतनी बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं बन सकता, या राजनीतिक दल चुनौतीपूर्ण नहीं बनने वाले हैं। अब नई अगर कोई संभावना चुनौतीपूर्ण दल की बन सकती है तो वो जितने भी असंतुष्ट होंगे, अगर वो आम आदमी पार्टी में चले जाते हैं, गठबंधन नहीं होता और आम आदमी पार्टी में चले जाते हैं, तो वो ताकत उनकी होगी और वो एक त्रिकोणीय मुकाबला बनने की संभावना कई सीटों पे हो जाएगी, जो आखिर में कांग्रेस को नुकसान करेगी। तो ये कोशिश है कि त्रिकोणीय मुकाबला ना हो और विपक्ष के वोट जो हैं वो एकजुट रहें। और इसी में जैसे राघव चड्ढा ने भी कहा है कि उम्मीद है कि आज रात तक कोई बात बन जाएगी। बहुत धन्यवाद आप दोनों का, जगदीप संधू और राकेश गुप्ता, हमारे साथ जुड़ने के लिए। हरियाणा के इस चुनाव पर सभी की नज़र है और सबकी नज़र इस बात पर है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में समझौता होता है तो कितनी सीटों पर होता है और क्या दोनों ही तरफ से बात मान जाएंगे नेता। एक ब्रेक ले रहे हैं इस वक्त हम 5 की बात में। आगे दिखाएंगे आपको खबर मणिपुर की और कश्मीर की, मणिपुर में जहां एक बार फिर से हिंसा भड़क उठी है। मणिपुर में पिछले 2 दिनों में फिर से हिंसा भड़की है और इसमें 7 लोगों की मौत हो गई है। इन ताज़ा हमलों के बीच लोग काफ़ी डरे हुए हैं। तमाम फिक्र के बीच मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह ने राज्यपाल से मुलाकात की है और चर्चा की है। इन सब के बीच ये बड़ा सवाल है कि मणिपुर में हिंसा का दौर जो इतने दिनों से जारी है वो कैसे रुकेगा। मणिपुर में हिंसा और मौतों का ताजा दौर शुक्रवार से और तेज हो गया है। शनिवार सुबह दोनों समुदाय के हथियारबंद गुटों ने कथित तौर पर एक दूसरे पर हमले किए। असम की सीमा पर जिरबाम जिले में दोनों ओर से जबरदस्त गोलीबारी की गई। दोनों समुदाय के 6 लोगों की जान चली गई। इससे एक दिन पहले शुक्रवार को विष्णुपुर जिले के मोइरंग में भी हमला हुआ था। एक रॉकेट मणिपुर के पहले मुख्यमंत्री कोइरेंग सिंह के घर पर आकर गिरा था, जो आईएनए म्यूजियम के बिल्कुल नजदीक है। उसमें एक शख्स मारा गया था और 6 लोग घायल हुए थे। We feel that over the past 15 months 15 महीनों से हिंसा चल रही है और कोई लगाम नहीं लगी। हालांकि 60,000 केंद्रीय और 25,000 राजकीय बल तैनात हैं, इसलिए हमारे लोग बहुत असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। मोइरंग वही ऐतिहासिक जगह है जहां पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आईएनए ने पहली बार 1944 में तिरंगा फहराया था। सुरक्षा बलों ने हालात काबू में रखने के लिए अब अभियान चलाया है। हथियारबंद गुटों और सुरक्षा बलों के बीच गोलीबारी भी हुई। इम्फाल घाटी में सामाजिक संगठनों ने आपात स्थिति घोषित करने को कहा है। इतनी तादाद में केंद्रीय बलों की मौजूदगी के बाद ऐसे हालात पर चिंता जताई है। राजधानी इम्फाल में दुकानें बंद रहीं, सड़कें सुनसान रहीं और राज्य भर में स्कूल नहीं खुले। 1.5 साल के ऊपर हो गए, उनको दिखाई नहीं पड़ता है क्या कर रहे हैं उन लोग? 70,000 जो सिपाही यहाँ पे भेजा गया है, क्या करने के लिए भेजा गया है? कुकी समूह ताजा हिंसा भड़काने के आरोपों को गलत बता रहे हैं। It's very unfortunate and with जो हुआ वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम नहीं चाहते हैं कि दोनों तरफ कोई नुकसान हो, लेकिन जब हम पर हमला होगा तो हमें अपना बचाव करना होगा। हमें पता लगा है कि सीएम बीरेंद्र सिंह को हटाया जा सकता है, इसलिए हमें ये अस्थिर करने की साजिश लग रही है। his last tactic that he wanted to play some drama in Manipur. ये घटनाएं बिल्कुल पिछले साल की हिंसा जैसी ही हैं। शुक्रवार की रात को इम्फाल में सैकड़ों लोगों ने पुलिस का हथियार भंडार लूटने की कोशिश की, जिसे नाकाम कर दिया गया। Yesterday late in the evening in Imphal there was an attempt to loot arms. कल हमारे शस्त्रागार को लूटने की कोशिश की गई, जिसे हमने नाकाम कर दिया। हमारी एक टीम पर गोलियां चली और 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। तो साफ है कि मणिपुर में हालात फिर बेहद गंभीर हो चुके हैं। इम्फाल में बीएम सुंजू और चूड़ा चंद्रपुर में के मैंगेट के साथ रतनदीप चौधरी, एनडीटीवी इंडिया।
प्रधानमंत्री मोदी 14 सितंबर को जम्मू में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करेंगे और गृह मंत्री अमित शाह राजौरी पुंछ में रैली करेंगे। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बनिहाल में रैली की है। उन्होंने कहा है कि अब इसके बाद जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी के कन्वीनर उन्होंने कहा है कि केवल भारतवासियों की ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की नज़र जम्मू कश्मीर के चुनाव पर है। राजनाथ सिंह ने पीओके का मुद्दा उठाया और कहा कि पीओके में विकास नहीं हुआ है और अगर वहां के लोग भारत का विकास देखेंगे तो यहां शामिल होना चाहेंगे। रक्षा मंत्री ने कहा कि हम पीओके के लोगों को अपना मानते हैं और उन्हें भारत में शामिल होना चाहिए। यहाँ के विकास को देखकर पीओके के लोग कहेंगे कि अब हम पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते, हम भारत के साथ जाना चाहते हैं। और मैं आपको यह जानकारी देना चाहता हूं, अभी हाल में ही एक हलफनामा कोर्ट में देते हुए वहां के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने यह कहा कि पीओके ये फॉरेन लैंड है। मैं पीओके के लोगों से कहना चाहता हूं, पाकिस्तान के लोग आपको फॉरेनर मानते हैं, आपको विदेशी मानते हैं, लेकिन भारत के लोग आपको विदेशी नहीं मानते हैं। पीओके के लोगों को हम अपना मानते हैं। आइए हमारे साथ आइए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये बड़ा बयान है। इस बयान की काफ़ी अहमियत है, काफ़ी महत्वपूर्ण बात उन्होंने जम्मू कश्मीर में चुनाव के पहले बनिहाल की रैली में कही है। प्रधानमंत्री मोदी भी वहां पर जल्दी ही कैंपेन के लिए जाने वाले हैं, गृह मंत्री भी वहां जाएंगे। उसके पहले रक्षा मंत्री का ये जो दौरा है उसमें पीओके पर जिस तरह से राजनाथ सिंह ने कहा है कि पीओके के लोगों को हम अपना मानते हैं, पीओके के लोग अगर देखेंगे कि यहाँ पर कितना विकास हुआ है तो वो भारत में शामिल होना चाहेंगे। पाकिस्तान में उन्हें बाहरी माना जाता है और पाकिस्तान में पीओके का बुरा हाल है, वहाँ पे काफ़ी आर्थिक बदहाली है और लगातार वहाँ से विरोध प्रदर्शन और लोगों के विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें हम देखते आए हैं, ख़ास करके महंगाई और जो बेरोज़गारी है। जबकि पीओके एक बहुत ही समृद्ध क्षेत्र है लेकिन वहाँ पर बदहाली काफ़ी ज़्यादा है और इसी पर राजनाथ सिंह ने बयान दिया है। हमारे साथ मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं नीता शर्मा। नीता, आप इन चुनावों के कॉन्टेक्स्ट में, चुनाव है वहाँ जल्दी ही प्रधानमंत्री जाने वाले हैं, गृह मंत्री जाने वाले हैं और इस कॉन्टेक्स्ट, इस संदर्भ में आप राजनाथ सिंह के इस बयान को कितना महत्वपूर्ण मानती हैं? पीओके पर ये एक बड़ा बयान दिया है उन्होंने आज। ये राजनीतिक बयान है क्योंकि अगर हम फैक्ट्स को, क्योंकि नगमा अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की तो वहाँ पे दो चीज़ें हैं। लोग जो है सेंटिमेंट्स पे आधार बनाकर वोटिंग जो है वो ज़्यादा करते हैं। हमने इंजीनियर रशीद के मामले में भी देखा था कि फैक्ट्स को नकार कर उन्होंने सेंटिमेंट पर वोट दिया था। तो एक सेंटिमेंट इवोक करने की जो कोशिश है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। राजनाथ सिंह का बयान भी उसी जो है उसी तर्ज पर देखा जाना चाहिए क्योंकि ये अभी जो, हालांकि अभी सिर्फ 90 सीट्स पर जो है वो चुनाव हो रहे हैं। जो केंद्र सरकार है उसने पीओजेके की जो सीट्स हैं वो अलग रखी हुई हैं। तो अभी तो ये वाला बयान जोड़ना, स्पेशली जम्मू रीजन में, क्योंकि जम्मू इलाके में भी इस बयान को लेकर इतनी कोई उत्साहत देखने को नहीं मिल रहा है। वहां पर भी जो बेसिक इश्यूज हैं वही हैं। बढ़ता हुआ आतंक का ग्राफ इन इलाकों में ज़्यादा एक महत्वपूर्ण इशू है रादर देन कि पीओजेके के लोगों को वहां पर लेकर आया जाए। तो इश्यूज जो हैं, लोग जो इस बार है वो बहुत इंटरेस्टिंग बात मुझे बार बार कह रहे थे, वो यही कह रहे थे कि इस बार वो पॉलिटिकल पार्टी को नहीं बल्कि एक इंडिविजुअल को वोट करेंगे क्योंकि वहाँ के जम्मू कश्मीर के लोग चाहते हैं कि उन्हें इस बार जो है वो साफ सुथरी राजनीति के तहत जो लीडर है वो ही मिले, ना कि कोई खिचड़ी सरकार मिले। नगमा जी, तो आपने महत्वपूर्ण बात बताई कि ये आपके हिसाब से जो आप ग्राउंड पे देख रही हैं, इस बयान का बहुत ज़्यादा रेजोनेंस लोगों में नहीं होगा और जो दूसरे मुद्दे हैं, खास करके जम्मू के इलाके में आतंक का मुद्दा, वो अभी भी बड़ा है। ये एक पॉलिटिकल बयान है और इसका असर इलेक्शन पे पड़े ऐसा नहीं दिखता है। बिल्कुल, इसका जो इलेक्शन पे असर होगा कि नहीं होगा ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। लेकिन जो लोगों को ज़मीन से जुड़े हुए वहाँ पे, क्योंकि लैंड एक बहुत बड़ा इशू है, साथ में जॉब्स बहुत एक बड़ा इशू है, तो ये वाले जो इशू है, जब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट
को जब मॉडिफाई किया गया था, ज़्यादा अधिकार जो हैं वो लेफ्टिनेंट गवर्नर को दे दिए गए थे। इससे भी बड़ा मुद्दा जो है वो स्टेटहुड का मुद्दा है, क्योंकि लोग वहाँ पर अपनी आइडेंटिटी के लिए लड़ रहे हैं, अपने स्वाभिमान के लिए लड़ रहे हैं। स्पेशली जो यंगस्टर्स हैं वो भी इस तरह की बातें करते हुए मुझे ज़मीन पर दिखाई दिए। उनका भी यही कहना था कि स्टेटहुड जो है एक बड़ा इशू है और स्टेटहुड को वापस रिस्टोर किया जाना चाहिए। तो ये, क्योंकि आपके पास जब कोई मुद्दा नहीं होता तो आप मुद्दे से अलग जाकर कोई बयानबाजी करते हो, तो वहां पे फिलहाल जो बेसिक मुद्दे हैं, एक जो आम नौजवान के होते हैं, बेरोजगारी जो है वो बहुत बड़ा मुद्दा है। वहां के बच्चे जो हैं बहुत पढ़े लिखे हैं, PhD तक उन लोगों ने की हुई है, और कई मैं ऐसे नौजवानों से मिली जो शिकारा चला रहे हैं, तो वहाँ पे रोज़गार नहीं। और उनमें से एक ने बहुत अहम बात की थी, उसने कहा कि हम जब भी एग्ज़ाम देते हैं तो पेपर लीक हो जाते हैं या पेपर्स जो हैं वो कैंसिल हो जाते हैं, तो हमारे पास कोई विकल्प ही नहीं रहता, तो हम इस तरह के छोटे छोटे काम जो हैं वहाँ पर करते हैं। तो वहाँ का जो नौजवान है, बेशक से वो डेवलपमेंट चाहता है, लेकिन वो डेवलपमेंट चाहता है कि जो उसका नेता हो वो भी उसे एक भविष्य की राह दिखा पाए कि उसका भविष्य कैसा होगा। जी, शुक्रिया आपका नीता हमसे ये बात करने के लिए। जो ग्राउंड हालात हैं वहाँ पे, जो स्थानीय मुद्दे हैं, चाहे वो स्टेटहुड हो या फिर वो रोज़गार हो, वो तमाम मुद्दे अहम हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जो ये बयान है वो पॉलिटिकल बयान है, और उस पर देखना होगा कि किस तरह के पॉलिटिकल रिएक्शंस आते हैं। उन्होंने ये ज़रूर कहा है रैली में कि यहाँ कश्मीर में जितना विकास हुआ है उसे देखकर POK के जो लोग हैं वो भी यहाँ आना चाहेंगे, वहाँ पर वो बदहाली में रहते हैं। तो एक ब्रेक ले रहे हैं इस वक्त हम देश की बात में। और अब आपको लखनऊ की खबर दिखाते हैं। वहाँ पर एक इमारत गिर गई है, और ये जो इमारत है वो ना तो बहुत पुरानी थी, न जर्जर थी, ना ही इसमें कोई निर्माण चल रहा था, और ना ही अवैध थी, और ना कोई भूकंप आया। लेकिन इमारत फिर भी गिर गई, और इस बिल्डिंग गिरने की घटना में कुल 8 लोगों की जान गई है और 28 लोग घायल हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ घायलों से मिलने अस्पताल पहुंचे हैं, लेकिन ये जो इमारत है वो गिरी क्यों, जिससे इतने लोगों की जान गई है, इतने लोग घायल हैं, देखिए ये खास रिपोर्ट। ये मलबा कल तक एक इमारत थी, 3 मंजिला इमारत। करीब 10 साल पहले बनी ये बिल्डिंग शनिवार शाम को अचानक ढह गई। 8 लोगों की जान चली गई, 28 अस्पताल में भर्ती हैं। सवाल ये कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक अच्छी खासी दिख रही बिल्डिंग जमींदोज हो गई। शनिवार शाम करीब 4:45 बजे लखनऊ की ये 3 मंजिला इमारत भर कर गिर गई। बताया जा रहा है कि एक ट्रक जो लोडिंग के लिए इस इमारत के अंदर जा रहा था वो एक पिलर से टकरा गया। ट्रक टकराया तो पिलर टूट गया, और पिलर के टूटने से इमारत को मिल रहा सपोर्ट खत्म हुआ तो इमारत ज़मींदोज़ हो गई। गनीमत ये रही कि इस घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन ने SDRF और NDRF को तत्काल मौके पर लगा दिया, जिसकी वजह से जो मृतकों की संख्या थी वो उतनी ज़्यादा नहीं हुई जितनी हो सकती थी। कैसे ये गिरी बिल्डिंग, क्या हुआ अचानक, कुछ मालूम चला? अरे हम लोग गाड़ी खाली कर रहे थे। गाड़ी खाली कर रहे थे। बताया जा रहा है कि इस इमारत का नक्शा साल 2010 में पास हुआ था। वहीं लगभग 1 दशक पहले ये बिल्डिंग बनकर तैयार हुई। इसमें ग्राउंड फ्लोर पर और फर्स्ट फ्लोर पर दवाइयों से जुड़ा काम होता था, तो वहीं टॉप फ्लोर पर खिलौनों से जुड़ा काम किया जाता था। आमतौर पर इस इमारत में एक समय में लगभग 40 से 50 लोग मौजूद रहते थे। NDRF और SDRF की टीम लगातार बचाव कार्य कर रही है, और सभी जो इसमें दबे हो सकते हैं उन संभावनाओं के आधार पर वो देख रही हैं कि सभी लोगों को सुरक्षित निकाला जा सके। यहाँ प्रत्यक्षदर्शियों के जो क्लू हैं उनके मुताबिक एक और व्यक्ति के दबे होने की संभावना है। अभी रेस्क्यू टीम उन्हीं पर काम कर रही है। इस घटना का संज्ञान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया और अधिकारियों को खुद मौके पर जाने को कहा गया। इसके बाद CM योगी घायलों का हालचाल लेने खुद ही अस्पताल पहुंच गए। फिलहाल प्रशासन की पहली कोशिश घायलों को बेहतर इलाज देने की है, और उसके बाद घटना के कारणों का पता लगाने की। अब अगर घटना के कारणों में सिर्फ ट्रक का एक्सीडेंट होगा तब तो ये घटना दुर्घटना मानी जाएगी, लेकिन अगर इस घटना में किसी तरह की कोई साजिश या इमारत के निर्माण में कोई गड़बड़ी नज़र आती है तो इसमें कार्रवाई होनी तय है। लखनऊ से कैमरा पर्सन वीरेंद्र सैनी के साथ रणवीर, NDTV इंडिया के लिए।